नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। डे 2 मतलब कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय में आज दूसरा दिन। डे 2 में हम देखेंगे पश्चिम में अर्थशास्त्र का उद्भव और विकास, फॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए साइंस इन द वेस्ट। मतलब देश के अंदर बहुत सारे फिलोसोफर, अर्थशास्त्री हैं, हम देखते भी हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते भी हैं। ये सारी जानकारियाँ हम उनके द्वारा प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम दर्शन शास्त्री एरिस्टोटल ने ओ इकोनॉमिका नामक पुस्तक लिखी। दर्शन शास्त्री एरिस्टोटल ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो ओ इकोनॉमिका नामक पुस्तक लिखी। उसमें उन्होंने आर्थिक चिंतन किया। आर्थिक मतलब व्यक्ति के जीवन में जो रोज कार्य होते हैं, आय प्राप्त करने के जो स्रोत होते हैं, व्यक्ति का जीवन कैसा व्यतीत होगा, किस तरह से व्यक्ति क्या काम करेगा, उसके आधार पर चिंतन किया गया है। औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति के बाद जिस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म श्रम विभाजन हुआ, सूक्ष्म श्रम विभाजन मतलब कार्य को बांटना, उसका विशिष्टीकरण करना। जिस व्यक्ति के अंदर कोई विशेष गुण हो, कौशल हो, वह व्यक्ति कौन सा कार्य कर सकता है, किस कार्य के योग्य है, उस व्यक्ति को वह कार्य दिया जाएगा। आप लोग पढ़ाई करते हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? कभी सोचा आपने? आप पढ़कर क्या करेंगे, क्या बनेंगे, क्या बनना चाहते हैं? कभी सोचा आपने? नहीं, बस पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब आप पढ़ाई लिखाई करके कोई जॉब प्राप्त करते हैं, कोई नौकरी प्राप्त करते हैं, तो आपकी योग्यता कितनी है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप किस कार्य को सीखे हैं, किस कार्य को सीखने के लिए पढ़े हैं या सीखते सीखते पढ़े हैं, तो वह एक विशिष्टता है। मतलब वह कार्य आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि कोई एक कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा ही किया जाए। जो इंजीनियर होता है, जो डॉक्टर होता है, जो शिक्षक होता है, आपने देखा होगा प्राइमरी स्तर तक 1 से 5 तक के बच्चों को कोई एक टीचर पढ़ाता है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है तो क्या होता है कि अलग अलग टीचर उसको पढ़ाते हैं, अलग अलग विषय के शिक्षक होते हैं। उसी तरीके से अगर किसी ने इंजीनियर की पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग कोर्स किया है, तो उसके अलग अलग व्यवसाय में नौकरी लगती है। वह पढ़ाई भी अलग अलग तरीके से, अलग अलग कोर्स के, अलग अलग विषय वस्तु के साथ करता है। डॉक्टर का मैंने उदाहरण आपको बताया, उसमें आपको अच्छी तरह से पता है कि जो BAMS या BHMS वाले होते हैं, ये जनरल दवाई, सर्दी जुकाम बुखार जो कुछ भी आया, पेट दर्द दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, इनके अंदर कोई विशिष्टता नहीं है। मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने देखा, अभी अभी मैंने बताया कि 5वीं तक के विद्यार्थियों को एक ही टीचर पढ़ाता है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बच्चे की क्लास बढ़ती है, वैसे वैसे बच्चे का हर विषय का अलग अलग शिक्षक होता है। आप भी कक्षा 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं तो आपके भी स्कूल के अंदर
हर विषय के अलग अलग टीचर होंगे। अर्थशास्त्र का अलग टीचर होगा, अकाउंट का अलग होगा, स्टेट का अलग होगा, ठीक है, इत्यादि, इंग्लिश का अलग होगा। सारे विषय एक टीचर नहीं पढ़ाता होगा, क्योंकि उसकी विशिष्टता एक विषय में है, इसलिए वो एक विषय पढ़ा सकता है, अच्छी तरह से पढ़ा सकता है। लेकिन एक टीचर सारे विषय अगर पढ़ाए तो सारे विषय में वो उतना न्याय नहीं दे सकता, उतना वो फोकस नहीं कर सकता। इसलिए तो उसकी कुशलता प्राप्त करने की और उसके ज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन और संशोधन में विशिष्टीकरण हुआ, इसलिए उसका अलगाव किया गया। यहाँ पर बड़े बड़े यंत्र, औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुए, बड़े बड़े यंत्र आए और बड़े बड़े यंत्रों के बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं मौखिक में, आपको अच्छी तरह से पता ही है कि प्राचीन समय में हाथ के द्वारा चलने वाली सिलाई मशीन चलती थी, लोगों के पास हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला तो पैर वाली हो गई। तो हाथ की तुलना में पैर के द्वारा जो उत्पादन है वो बढ़ेगा। तो हाथ की मशीन की तुलना में पैर की मशीन से उत्पादन बढ़ा, समय बदला, टेक्नोलॉजी बदली, मोटर वाली मशीन आ गई। अब जो मशीन मोटर के द्वारा चल रही है वह पैर के द्वारा जो चलती थी उससे ज़्यादा तेज चल रही है, इसलिए उत्पादन ज़्यादा होगा। फिर बड़ी मशीन आ गई, अगर कढ़ाई करना है, किसी पे डिजाइन करना है तो एम्ब्रॉयडरी की मशीन आ गई। छोटी मशीन से एक व्यक्ति एक दिन में या एक घंटे में एक ट्यूबलाइट की मदद से, एक पंखे की मदद से, एक कुर्सी टेबल के द्वारा एक कपड़े पर सिर्फ एक डिजाइन बना सकता है। लेकिन वहीं पर जो टेक्नोलॉजी आया, जो बड़े पैमाने के यंत्र आए, उसमें क्या हुआ, एम्ब्रॉयडरी की मशीन में अब एक ही व्यक्ति एक घंटे में एक टेबल कुर्सी, एक पंखा, एक ट्यूबलाइट की मदद से, एक यंत्र बड़ा की मदद से एक साथ में 10 कपड़े पर डिजाइन बना रहा है। तो बड़े यंत्र होने के कारण उत्पादन बढ़ा और उत्पादन बढ़ने से क्या होगा, आयात निर्यात की प्रक्रिया बढ़ेगी। ठीक है, इस तरह से एडम स्मिथ ने 1776 में अर्थशास्त्र का स्वतंत्र चिंतन करने वाली पुस्तक प्रस्तुत की। 1776 में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र का स्वतंत्र चिंतन करने वाली पुस्तक प्रस्तुत की। ठीक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो संक्षिप्त में क्या कहा गया, वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, मतलब इस पुस्तक के कारण अर्थशास्त्र का स्वतंत्र एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ये जो वेल्थ ऑफ नेशंस है, इसके कारण, इस पुस्तक के कारण अर्थशास्त्र का स्वतंत्र एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने का श्रेय किसको जाता है, एडम स्मिथ को प्राप्त हुआ। तो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को संपत्ति का शास्त्र कहा है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को कौन सा शास्त्र कहा है, संपत्ति का शास्त्र कहा है। उनका मानना है, किसका, एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ कौन, अर्थशास्त्र के जनक, जनक बोले तो अर्थशास्त्र के पिताजी से कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के पिता कौन, एडम स्मिथ। उनका मानना है कि उत्पादन श्रम द्वारा उत्पन्न होने वाले भौतिक संपत्ति के, भौतिक संपत्ति मतलब जो दिखाई दे, जिसका हम उपयोग कर सकें, ऐसी संपत्ति के उत्पादन, उपभोग और विनिमय का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र। मतलब पहले उत्पादन होगा, फिर उसका उपभोग होगा और फिर विनिमय, विनिमय करने से लेन देन होगा, आयात निर्यात होगा, आय बढ़ेगी, खर्च होगा। ठीक है, एडम स्मिथ ने ही अर्थशास्त्र को दर्जा दिया है, किसका, किस विज्ञान का दर्जा दिया है, तो सामाजिक विज्ञान का। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान का दर्जा दिया। ठीक है, इस तरह से एडम स्मिथ ने
अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, वेल्थ ऑफ नेशंस में मानव कल्याण की बात की। किसकी बात की है? मानव कल्याण की बात की है। तो यहाँ पर एडम स्मिथ के द्वारा कही गई बात, उनकी परिभाषा पूरी हुई। अब हम अर्थशास्त्र का जो पश्चिम में उद्भव विकास था उसमें हम मार्शल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मार्शल की। मार्शल ने 1890 में, मार्शल बोले तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। कौन? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी? कब लिखी? तो किसने लिखी? मार्शल ने। कब लिखी? 1890 में। इस पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्र की व्याख्या देते हुए कहा कि अर्थशास्त्र मानव के दैनिक जीवन में होने वाले आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। मतलब जो मानव, मतलब मनुष्य है, दैनिक जो रोज बरोज जीवन में कार्य करता है, जो व्यवहार करता है, उसका अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। तो कई लोगों को ये परिभाषा समझ में आई, कई लोगों को नहीं भी आई। ठीक है। उसके बाद इसलिए मार्शल की परिभाषा की आलोचना भी की गई, उसकी बुराई भी हुई। अलग अलग फिलोसोफर ने, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने मन मुताबिक अपने अपने मंतव्य को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्र की व्याख्या दिया है। अब आ गए हैं रॉबिन्स। रॉबिन्स का पूरा नाम है प्रोफेसर लायोनेल रॉबिन्स। रॉबिन्स ने कहा, कब कहा? 1931 में। क्या नाम है उनका? प्रोफेसर लायोनेल रॉबिन्स ने एक पुस्तक लिखी, नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने अर्थशास्त्र की व्याख्या देते हुए कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस, इकोनॉमिक्स एक विज्ञान है, विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप। जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो भी व्यवहार है, जो रिलेशनशिप संबंध है, उसके बारे में, बिटवीन एंड्स एंड सीक्वेंस मीन्स विच हैज अल्टरनेटिव यूसेस। ठीक है। मतलब कि अर्थशास्त्र व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और वैकल्पिक उपयोगिता वाले साधनों के बीच किस प्रकार से तालमेल बैठाता है, उसके व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान, मतलब कि अर्थशास्त्र, ये कहा गया। अब इनके साथ साथ ये भी है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी हैं? अमर्यादित। मतलब मनुष्य की आवश्यकता कभी पूरी होती ही नहीं है, या किसी चीज़ की भी आवश्यकता कभी पूरी होती नहीं है। समझे? जैसे कि आप गाड़ी लाए तो पेट्रोल की ज़रूरत है, आप मोबाइल लाए तो सिम कार्ड की ज़रूरत है, सिम कार्ड ले आए तो रिचार्ज की ज़रूरत है। ऐसे ही पंखा ले आए, टीवी ले आए, एसी ले आए, ठीक है, तो बिजली की ज़रूरत है। इसी तरीके से मनुष्य के दैनिक जीवन में जो भी प्रवृत्तियाँ होती है, जो भी कार्य होते हैं, उनसे वो जो चीज़ प्राप्त करता है और अपनी आवश्यकता को पूरी करने की कोशिश करता है, बट उसकी आवश्यकता कभी पूरी होती नहीं है। बार बार क्या करती हैं? उसकी आवश्यकता जन्म लेती रहती है। इसलिए इससे विपरीत आवश्यकताएं संतुष्ट करने के जो साधन है वो मर्यादित हैं। सभी साधनों से आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। और वैकल्पिक उपयोगिता वाले, वैकल्पिक उपयोगिता वाले मतलब कि जैसे कि आप पेन खरीदने के लिए गए, आपको जो कंपनी का पेन पसंद है वो ना मिलकर उससे दूसरी कंपनी का पेन वैसे ही उतनी ही प्राइस में या कम या ज़्यादा में मिले, तो अब यहाँ समस्या क्या है कि आपको उसके विकल्प में उसको लेना है। आप समोसा खाने गए, कचौरी मिला, समोसा नहीं मिला, तो क्या करना है? समोसा को त्याग करके, छोड़ करके कचौरी खाना है। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं, आपको भी पता है। तो रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को वास्तवलक्षी विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को किस विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया? वास्तवलक्षी। ठीक है। वह मानव के आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। कौन? वास्तवलक्षी। रॉबिन्स का मानना है कि अर्थशास्त्र क्या है, उसका अध्ययन कैसे होना चाहिए, नैतिक मुद्दे का अध्ययन नहीं कर सकते।
वास्तुलक्षी शास्त्र है, आदर्शवादी शास्त्र नहीं है। इसलिए अब रॉबिन्स पूरे हुए तो सेम्युअल्स आए। तो सेम्युअल्स के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा 1947 में, समाज किस प्रकार से कमी वाले साधनों का उपयोग करके महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का उत्पादन करता है। जो समाज है, जो लोग हैं, जो इकट्ठा हुए हैं, वह अपनी आवश्यकताओं को कमी वाले साधनों के द्वारा कैसे उसको पूरा करते हैं और उनका अलग अलग लोगों के बीच बंटवारा करता है, किस तरह से करता है, उसका अध्ययन करना मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र। अब यहाँ पे सेम्युअल्स ने अर्थशास्त्र की विविध व्याख्याओं पर से कुछ मुद्दे भी दिए। क्या मुद्दे दिए उन्होंने कि अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। अर्थशास्त्र वास्तवदर्शी शास्त्र है और अर्थशास्त्र के अध्ययन की पद्धति कैसी है, वैज्ञानिक है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर पश्चिम में अर्थशास्त्र के उद्भव और विकास में ये 4 फिलोसोफर के द्वारा परिभाषा बताई गई है, जिसे मैंने आज दूसरे दिन के वीडियो में आपको बताया, आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप इसको तब तक पढ़ें, लिखें, समझें। फिर हम अगले वीडियो मतलब तीसरे वीडियो में, मतलब तीसरे दिन वाले डे 3 में आपको आगे की जानकारी देंगे। धन्यवाद।